अब हम बात करते हैं 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में। ठीक है। इतिहास के बारे में देखो, कहा जाता है कि गड़े मुर्दे को उखाड़ना, है ना। आप ये देखेंगे, ये चुनाव आता है तो किस तरीके से इतिहास में चीजें चलती हैं। तो 1833 का चार्टर अधिनियम। मैं आइडिबल हूँ सबको? मेरी आवाज आ रही है? देखो, देखो अलग से 13 में अधिनियम बनाया गया था। ठीक है राजू जी। 33 का चार्टर अधिनियम। पहले आप लिखो बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि। इसको थोड़ा इम्पोर्टेंट वाली कैटेगरी में रख लो आप, है ना। 1833 का चार्टर अधिनियम, ये इम्पोर्टेंट। पृष्ठभूमि में लिखो जरा आप कुछ पॉइंट्स। पहला पॉइंट लिखो, लिखो 1833 तक, 1833 तक राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से, एवं आर्थिक रूप से, आर्थिक रूप से यूरोप तथा विश्व में, यूरोप तथा विश्व में ब्रिटेन की सर्वोच्चता स्थापित हो चुकी थी। ब्रिटेन की सर्वोच्चता स्थापित हो चुकी थी। ठीक है। ब्रिटेन की सर्वोच्चता स्थापित हो चुकी थी 1833 तक। यानी अब कोई उसको चुनौती देने वाला नहीं है यूरोप के अंदर। इस समय जो सिचुएशन है दुनिया में भी बहुत सारे फैक्टर हैं। यूरोप पूरा राष्ट्रवाद लोकतंत्र के मुद्दों पर इन्वॉल्व है, सिविल वॉर हो रहे हैं, क्रांतियां चल रही हैं यूरोप के अंदर, और ब्रिटेन यूरोप को देख के मुस्कुरा रहा है अपना। ठीक है ना। ब्रिटेन सेटल हो गया था पूरी तरीके से इस समय। अगला पॉइंट लिखो, 1832 के संसदीय अधिनियम के द्वारा, बैकग्राउंड में लिखो, 1832 के संसदीय अधिनियम के द्वारा, संसदीय अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश राजनीति में, ब्रिटिश राजनीति में मध्यवर्ग, मध्यवर्ग तथा हाउस ऑफ कॉमन्स को, हाउस ऑफ कॉमन्स को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। दूसरे शब्दों में, दूसरे शब्दों में राजनीति में उद्योगपतियों के महत्व में वृद्धि हुई। ब्रिटिश राजनीति में उद्योगपतियों का महत्व बढ़ा। राजनीति में उद्योगपतियों का महत्व बढ़ा। ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण पहलू है जहां जो बदलाव हो रहे हैं दुनिया के स्तर पे, ब्रिटेन के स्तर पे। वहां अंदरूनी लड़ाई थी, उसका कोई सरोकार नहीं है, लेकिन कानून संसद में ही बनेंगे। अब उद्योगपतियों का दबदबा प्रभाव पहले भी था, लेकिन अब वो कानून बनाने की स्थिति में है, अपनी बातों को डिक्टेट करने की स्थिति में आ गया। अगला पॉइंट लिखो आप, नेक्स्ट पॉइंट। भारत में भी, भारत में भी ईस्ट इंडिया कंपनी सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित हो चुकी थी। सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित हो चुकी थी। 1800, लिखें इसी पृष्ठभूमि में, इसी पृष्ठभूमि में 1833 का अधिनियम पारित किया गया। इसी पृष्ठभूमि में 1833 का अधिनियम पारित किया गया।
आप सभी को याद होगा मराठों को कंपनी पराजित कर चुकी है 1818 तक। याद है सभी को। सिंध भी एक तरीके से डर ही रही है। 1809 में मित्रता की संधि हुई थी। 32 में व्यापारिक संधि हो चुकी है। रंजीत सिंह से मित्रता की संधि हो चुकी है। भाई तुम इधर नहीं, हम उधर नहीं। ठीक है, कब्जा नहीं होना एक बात है, बट डर वो भी रहे हैं। तो यहां तक आते आते सर्वोच्च हो चुकी है। अब कंपनी का एक सूत्री कार्यक्रम है, बाजार का विस्तार कैसे करें और कच्चे माल का एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाया जाए। अब चूंकि ब्रिटेन की समाज को में दुनिया में ना आइडियल के तौर पे देखा जाने लगा, इसी समय वहाँ उपयोगितावादी विचारक का बहुत प्रभाव है ब्रिटिश सोसाइटी पे। वहाँ के शैक्षणिक संस्थाओं पे, ट्रेनिंग सेंटर वगैरह पे उनका बड़ा इम्पैक्ट है। यूरोपियन लोग नकल करने की बात करने लगे। ब्रिटेन का समाज जो है आइडियल समाज है, दुनिया को सीखना चाहिए उससे। तो कुछ आदर्श वाली बातें भी होंगी कानून में, क्योंकि दुनिया में वो मॉडल के तौर पे उसको अब देखा जाने लगा था। कुछ अच्छे आचरण भी करेंगे अंग्रेज अब, ठीक है। और अपने फायदे का तो ध्यान रखेंगे ही रखेंगे। यही सब बातें एक्ट में भी प्रोविजन के रूप में सामने आ जाएंगी, ठीक है। अब लिखो प्रावधान। लिखो प्रावधान। किसी का क्वेश्चन है कि ईसाई मिशनरी को इस समय जो अनुमति दी गई, कानूनी प्रावधान इस वक्त ऐसा क्यों। मैंने भी थोड़ा एक्सप्लेन किया था, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस पॉइंट को। दुनिया में ये देखा गया है कि ईसाई मिशनरी तो बहुत पहले से भी प्रचार के लिए जाते रहे हैं, बट अंग्रेजों ने थोड़ा कंट्रोल इसलिए किया था कि उन्हें केवल व्यापार करना था। धर्म प्रचार से ऐसा न हो कि आम लोग भी कंपनी के विरुद्ध खड़े हो जाएं। शुरुआती दौर में शासकों से तो वो लड़ रहे हैं, तो वो चाहते थे कि इनकी गतिविधियों को नियंत्रित किया जाए। अब 13 तक आते आते स्थिति मजबूत हो गई है, और ब्रिटेन के अंदर भी वो दबाव बना रहे हैं कि भाई वो एक एक धारणा ये भी चलती थी कि जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको सब भी बनाना है थोड़ा। और ये भी होता था कि भाई ईसाई मिशनरी जहाँ जाएंगे, यदि धर्मांतरण करते हैं लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए, तो वो ब्रिटिश साम्राज्य के लिए शुभचिंतक हो जाएंगे, ब्रिटिश प्रोडक्ट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे। ये भी एक कॉन्सेप्ट चलता रहा है। प्लस मिशनरी क्या होता है, उत्साह की भावना से दूर दराज के इलाकों में नई नई चीज़ों का पता भी लगा लेते थे वो। भाई यहाँ मार्केट हो सकता है, यहाँ संसाधन हो सकते हैं। ईश्वर में तो बड़ी आस्था जो होती है, वो तो डरता तो है नहीं, वो चला जाता है दूर दूर दराज के इलाकों में। इन सब कारणों को भी ध्यान में रखते हुए इस समय अनुमति दी गई, ठीक है। तो उसका एक धार्मिक पक्ष है, तो उसका एक आर्थिक पक्ष है। जब हम लोग पढ़ते हैं नव साम्राज्यवाद, एक टॉपिक विश्व इतिहास में, करीब करीब 1870 से 1900 के बीच में जबरदस्त तरीके से दुनिया को बांटा गया है। दुनिया को तरबूजे की तरह काट दिया गया था 30 वर्षों के भीतर। उसमें भी ईसाई मिशनरियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका देखी गई है विस्तार में। बहुत उदाहरण हम लेंगे, हम जर्मन, फ्रांसीसी, ब्रिटिशर्स, ठीक है, ये देखा गया है। तो प्रावधान लिखो आप। पहला लिखो 20 वर्षों के लिए चार्टर का नवीनीकरण। नवीनीकरण। दूसरा लिखो भारत में कंपनी की भूमिका। भारत में कंपनी की भूमिका सम्राट के ट्रस्टी के रूप में होगी, न्यासी के रूप में। सम्राट के ट्रस्टी। न्यासी, यानी भारत में आप जो भी कर रहे हैं ना, सम्राट क्राउन के बिहाफ पे आप देख रेख कर रहे हैं आप। यानी फिर समझाया गया कंपनी को, कानून में क्लियर किया जाता था कि भाई भ्रम मत पाल लेना कि भारत में तुमने जो किया है सब तुम्हारा ही है, हमारा है, ठीक है। इस तरह का कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। अगला पॉइंट लिखो बंगाल के बंगाल के गवर्नर जनरल को
बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब तक जो डिजिग्नेशन था वो था बंगाल का गवर्नर जनरल। अब डिजिग्नेशन चेंज हो गया, अब कहा गया उनको भारत का गवर्नर जनरल, क्योंकि भारत में अब ठीक ठीक उनका कंट्रोल हो चुका था। बंगाल का मतलब है तो थोड़ा छोटा है, भारत का मतलब है पूरा एक बड़ा। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वर्ड यूज किया गया, यहीं से पहली बार यूज होगा। तो इसमें भी एक चार्ट बनता है कि बंगाल के गवर्नर कौन थे, गवर्नर जनरल कौन थे, भारत जनरल के गवर्नर जनरल कौन थे, और वायसराय कौन थे। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी ऐसे भी सवाल होते हैं, जीएस में पूछे गए हैं, इवन आईएएस में भी पूछे गए हैं पुराने क्वेश्चंस में। वो भी लिखवाऊंगा मैं आपको। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो। नेक्स्ट, कानूनी विषयों पर परामर्श देने के लिए गवर्नर जनरल परिषद में गवर्नर जनरल परिषद में एक अस्थाई, बोर्ड पे लिख दिया है हमने, देखिएगा, अस्थाई मत करिएगा उसको, है ना। परामर्श देने के लिए एक अस्थाई मेंबर को शामिल किया गया। एडहॉक, तदर्थ, टेम्परेरी। ठीक है, अस्थाई सदस्य को शामिल किया गया। जैसे अभी संख्या वही है 1+3, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन एक मेंबर और इंक्लूड कर दिया गया, टेम्परेरी है वो, जो लीगल मैटर पे एडवाइस देगा। अब एम्पायर बड़ा होता जा रहा है, समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, तो दूसरे शब्दों में कानून मंत्री की जरूरत पड़ रही है इनको। व्यवहार की भाषा में कहा जाए तो गवर्नर को अब कानून मंत्री की जरूरत पड़ रही है। ब्रैकेट में लिखो, मैकाले प्रथम सदस्य था। मैकाले प्रथम विधि विशेषज्ञ था या सदस्य था। तो पहला मेंबर कौन बना था, ये एक्स्ट्रा मेंबर था, ये मैकाले था। ठीक है, तो कानून के बारे में ये एक सजेशन हो गया। अगला पॉइंट लिखो, आधुनिक कानूनों के संकलन के लिए आधुनिक कानूनों के संकलन के लिए विधि आयोग के गठन का प्रावधान। लॉ कमीशन। विधि आयोग के गठन का प्रावधान। भारत में ना बहुत सारे कानून प्रचलित थे, हुआ कि जो मॉडर्न कानून है, आईपीसी, सीआरपीसी, है ना, इस तरह के कानून बनाए जाए भारत में। ज़्यादा व्यापार करना है, सिस्टम को फेयर बनाना है, ठीक है, तो एक विधि आयोग बनाया गया। इसी कानून में प्रोविजन किया गया था 33 में ही। ब्रैकेट में लिखो, प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष मैकाले। प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष मैकाले। प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष मैकाले। नेक्स्ट लिखो, प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष मैकाले। लिखो, प्रांतों से कानून बनाने का अधिकार लेकर गवर्नर जनरल परिषद को दिया गया। गवर्नर जनरल परिषद को, ठीक है। पहले प्रांतों से क्या लिया गया था, युद्ध, कूटनीति और राजस्व।
1784 के अधिनियम में। 33 के अधिनियम में कहा कि नहीं, कानून भी ये सब सेंट्रलाइजेशन है, फिर रियलाइज होगा अंग्रेजों को, तो फिर वो पावर को डिसेंट्रलाइज करेंगे। धीरे धीरे फेडरल सिस्टम का कॉन्सेप्ट उन्होंने भारत में ही इंट्रोड्यूस कर दिया था, अंग्रेजों ने। उसी दिशा में हम आगे बढ़ेंगे, हमारा संविधान बनेगा। ठीक है, तो ये भी एक प्रोविजन हो गया। अब ये तीनों के तीनों प्रोविजन जो मैंने बताया, लास्ट तीनों कानून के ऊपर है, विधि के ऊपर है, किसी न किसी रूप में, है कि नहीं। अगला पॉइंट लिखो, नेक्स्ट लिखो, ब्रिटिश सरकार भारतीय प्रजा के साथ धर्म यानी रिलीजन, रंग यानी कलर, धर्म, रंग एवं वर्ग के आधार पर, क्लास के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। भेदभाव नहीं करेगी। ठीक है, क्या है इनका मेन पर्पस? भाई एक मैसेज देने की बात, जैसे हमने बताया था, कुछ आदर्श वाली बातें भी करेंगे। भेदभाव तो टिल 47 तक करेंगे ही करेंगे ये, बट ब्रिटिश समाज को यूरोप में और ब्रिटेन में भी आइडियलिज्म का एक है कि ब्रिटेन को दुनिया के लिए एक मॉडल देना चाहिए। कुछ इस तरह की बातें चल रही हैं। तो अधिकारी वगैरह जो ट्रेनिंग लेकर के आते थे, वहीं से आते थे, सब उसी समाज के प्रोडक्ट हैं ये। तो वो सब बातें भी कानून पर दिखेंगी। ठीक है, देखो अंग्रेजों के पास ना, जो वहां बैठते थे, ज्यादा टाइम होता नहीं था, उनको पूरी दुनिया को देखना होता था। तो भारतीय मामलों के बहुत कम जानकार होते थे शुरुआती दौर में, लंबे समय तक। वो वैसे ही मस्त थे, बहुत समृद्धि थे उनके पास, क्योंकि अलग अलग और भी उपनिवेशक हैं, सबको देखना है, भारत ही को तो देखना नहीं है। लेकिन भारत को थोड़ा महत्व ज्यादा देते थे उपनिवेश में, ये तो था। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ब्रिटिश साम्राज्य से दासता को समाप्त करने संबंधी प्रावधान। ये जो एक्ट था पूरे ब्रिटिश एम्पायर के लिए था। ये प्रोविजन अंग्रेजों का जहां भी साम्राज्य है, वहां मानव की खरीद बिक्री या गुलामी प्रथा को समाप्त कर दी जाएगी। अलग अलग उपनिवेश में अलग अलग समय कानून बनेंगे इसके लिए। ब्रैकेट में लिखो, इसी में लिखो ब्रैकेट में, भारत में दासता को समाप्त करने के लिए, 1843 में कानून बना, 1843 में। दासता को समाप्त करने के लिए 1843 में कानून बना। ठीक है, इसका एक और भी है पर्पज है, जैसे अंग्रेजों का भारत में ठीक ठीक कंट्रोल हो चुका है और भारत में उनकी नीतियों से बेगारी बहुत है। अब लोगों को जहां काम मिल जाए वहां जाने को तैयार हैं। तो अंग्रेजों ने औपचारिक तौर पे दासता को समाप्त तो कर दिया, बट अंग्रेजों के और भी जो उपनिवेश हैं, कोई भी उपनिवेश हैं, जैसे आप साउथ ईस्ट एशिया में ले लो, मलेशिया सिंगापुर का इलाका, अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका है, कीनिया है, जिम्बाब्वे है, जो भी एरिया ले लो आप, इजिप्ट वगैरह तक ले लो आप, और मॉरिशस ले लो, या फिर कैरेबियन आइलैंड में जो द्वीप वगैरह हैं, सेंट्रल अमेरिका की बात करें हम, अटलांटिक सागर में, वहां देख लो आप। जहां जहां अंग्रेजों की कॉलोनी थी ना, धीरे धीरे भारत के लोग रोजगार की तलाश में जाना शुरू करते हैं। अब जहां कॉलोनी है वहां कोई ना कोई ब्रिटिशर्स या यूरोपियन बैठा हुआ है वहां पर बॉस के रूप में। यहां से भर्ती किया गया, जहाज में डाला गया, उनको एग्रीमेंट किया गया, चल भाई वहां काम करियो, मजदूरी करना है। मॉडर्न एरा में यहीं से माइग्रेशन इसी आसपास शुरू होता है। आप जैसे पढ़ते हो ना, आप सुनते होगे पीआईओ के बारे में, पर्सनल ऑफ इंडिया रिलीजन, एनआरआई के बारे में, है ना।
तो वैसे तो और भी हिस्टोरिकल दौर में माइग्रेशन होता रहा है, बट यहाँ से औपचारिक समझ जो है माइग्रेशन शुरू हुआ। अंग्रेजों को वैसे भी गुलामी की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि भारत में वैसे ही बहुत सस्ते गुलाम मौजूद थे। तो एक तरफ अपने वो आइडियलिज्म को रख रहे हैं, दूसरी तरफ भारत के लोगों को मजदूरी के लिए वो यही वो पीढ़ी दुनिया के अलग अलग मुल्कों में गई है, जो कई जगह बहुत पावरफुल हो गई है अपने मेहनत के दम पर, और कई जगह सरकार वगैरह में भी ये होते हैं ना। अब पढ़ते होगे ना, भारत के लोग यहाँ हैं यहाँ हैं। कई मुल्कों में भोजपुरी भाषा है, भारतीय भाषा का भी प्रचलन है, ठीक है। तो ये बात हो गई दास्ता को लेकर के, ये बात हो गई भेदभाव नहीं किया जाएगा। एक और पॉइंट लिखो, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। पूर्णतः समाप्त कर दिए गए, यानी जो चाय और चीन का मामला था वो भी अब कंपनी से ले लिया गया, अब राजनीतिक काम देखेगी। अगला पॉइंट लिखो, कंपनी के समस्त ऋण को ब्रिटिश भारतीय सरकार द्वारा अदा करने संबंधी प्रावधान। यानी जो भी ऋण है यहाँ से पे किया जाएगा उसको कंपनी के ऊपर। तो 33 के अधिनियम में बहुत सारी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो बैकग्राउंड बता दिया, प्रोविजन बता दिया आपको, ठीक है। अब जैसे इसमें बहुत ऐसे प्रावधान हैं जिससे आपसे कहा जाए सकारात्मक आपको क्या दिख रहा है, संवैधानिक विकास के दृष्टिकोण से हो, या भारतीयों के दृष्टिकोण से हो, या मानवता के दृष्टिकोण से हो, क्या क्या पॉइंट्स हैं आप देख सकते हैं। आप एक बार प्रावधान पढ़ लो, आप 33 के अधिनियम का प्रावधान पढ़ लो आप। किसी को कुछ पूछना है? राजनीतिक तौर पे देखा जाए तो केंद्रीकरण की प्रक्रिया और आगे बढ़ेगी, ठीक है। अमानवीय प्रथा दासता के रूप में है, ठीक है, गुड। आधुनिक कानूनों के संकलन के लिए विधि आयोग का गठन। हम कानूनी रूप से भी हम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं हम, है ना। ठीक है, बताइए। और किसी को कुछ समझ आ रहा है तो बताइए। पहली बार सिविल सेवा को भारतीयों के लिए खोलने की बात, वैसे मैंने लिखाया नहीं बट आपने ठीक पढ़ा है। पढ़ा ठीक है आप लोगों ने, मैंने बताया तो नहीं अभी तक, बट अच्छी बात है। आप लोग एक्स्ट्रा जानकारी आप लोग लेकर के आ रहे हैं। किसमें दिया हुआ है? 33 में जो प्रोविजन है ना, भारतीय प्रजा के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, इसका सीधा सा मतलब हुआ कि हम कहीं भेदभाव नहीं करेंगे। इसको लॉजिकल इंटरप्रेट करो तो आ जाएगा आपका ये पॉइंट। तो नौकरी में भी हम भेदभाव नहीं करेंगे, बस इतनी सी बात है। लागू नहीं करेंगे, कानून बनाना एक बात हो गया, लागू करना अलग बात। 1863 में पहली बार सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय हैं जिनका सिविल सेवा के लिए चयन हुआ। तो 33 में कानून बना और भेदभाव नहीं करेंगे, तब भी भारतीयों को एंट्री नहीं मिली। इसी समय से समझ सकते हो आप इस पद का कितना क्रेज था। और जब सत्येंद्रनाथ टैगोर क्वालिफाई किए थे तो उस समय अधिकतम उम्र 23 वर्ष हुआ करती थी, और परीक्षा लंदन में होती थी। इससे भी समझ लो तब से हम लोगों में कितना क्रेज है एग्जाम निकालने के लिए, ठीक है। वहां जा करके लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज सीख करके लंदन में परीक्षा दे करके एग्जाम निकाल लेना। हम बात करेंगे सिविल सेवा पे आपसे। तो ये पॉइंट्स हो गए आपके क्लियर, सकारात्मक पॉइंट्स आपके सामने आ गए। ये लिखवाऊंगा नहीं, जो आपने बताया वही पॉइंट्स हैं, ठीक है।
प्रोविजन से ही हम चीज़ों को निकालते हैं। इसी बारे में आप भी ट्रेंड होगा कि मुझे लिखना है इन सब चीज़ों को, यदि सामने आ जाए सिचुएशन तो। इसका यदि अपोजिट बनाना हो आपको, नेगेटिव करना हो आपको, आलोचना करनी है आपको, तो आप अपने अनुभव के आधार पे आपने जो अभी पढ़ा है, समझा है, उसको क्रिएट करिएगा, जो पिछली क्लासेस में हमने आपको सिखाया है। थोड़ा सा अपने आप को ट्रेंड करना है सबको, थोड़ा थोड़ा सिचुएशन बना के, है ना। तो 33 का अधिनियम हो गया आपका। बैकग्राउंड, प्रावधान, सकारात्मक चर्चा हो गई, और आलोचना आप सोचिएगा कि आप क्या कर सकते हैं पिछले आलोचना को देखते हुए, ठीक है।